Jai Hind students. Today we will discuss the remaining topics of chapter 2 of history, the expansion of British power. Last time we had discussed about the British power, that how they expand their powers in different states. The Battle of Plassey, Battle of Buxar, Battle of Plassey 1757 and Battle of Buxar 1764. Today we will discuss the growth of British influence under the Governor General Warren Hastings. The kingdom of Mysore and the Marathas were the strongest rivals of the British during the second half of the 18th century. The British launched war against both. जो किंगडम था मैसूर का और मराठा का, वो उनके ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल्स थे, दुश्मन थे ब्रिटिशर्स के सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के टाइम पे। ब्रिटिशर्स ने दोनों के अगेंस्ट वॉर लॉन्च स्टार्ट किया। वॉर्स विद मैसूर, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, दोनों ही काफ़ी पावरफुल रूलर्स थे मैसूर के। हैदर अली वॉज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान। उन्होंने ब्रिटिश का अपोज किया। मैसूर कंट्रोल अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्पाइस ट्रेड। मैसूर में सबसे ज़्यादा स्पाइस ट्रेड था, मसालों का काम था वहाँ पे। टीपू स्पेशली चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनके एरिया में बिजनेस ना करें। टीपू सुल्तान काफ़ी क्लोज थे फ्रेंच के, जिससे ब्रिटिशर्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। 1766 से 1799 के बीच में ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में 4 वॉर्स हुए और उन वॉर को हम जानते हैं एंग्लो मैसूर वॉर्स के नाम से। एंग्लो वर्ड यूज फॉर ब्रिटिशर्स। 1799 में 4th वॉर जब हुआ एंग्लो मैसूर के बीच में, उस टाइम ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को हरा दिया। तो उस टाइम टीपू सुल्तान ने कहा था कि ब्रिटिशर्स के पे डिपेंड रहने से अच्छा है कि मैं उनकी तरह जीऊँ जो पेंशन राजा हैं जिनको पेंशन देते हैं ब्रिटिशर्स, मैं ब्रिटिश पे डिपेंड रहने से बेहतर समझता हूँ एक सिपाही की तरह मरना। सो टीपू सुल्तान की ही वॉज डाइड ऑन 4 मई 1799। जब वो अपनी कैपिटल सेरिंगपट्टनम को डिफेंड कर रहे थे, उसको बचा रहे थे, उस टाइम उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट थे मराठास। मराठास भी काफ़ी वीक हो जाते हैं। 3rd बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। रिमेंबर द ईयर्स ऑफ ऑल द बैटल्स। पेशवा जो होते हैं वो मराठास के हेड होते हैं। ब्रिटिश एंड द मराठास के बीच में 3 वॉर्स होते हैं जिनको हम एंग्लो मराठा वॉर्स के नाम से जानते हैं 1817 से 1899 के बीच में, जिसमें मराठा पावर जो होती है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो पेशवा होते हैं उनको नॉर्थ इंडिया जाना पड़ता है, अपने देश से उनको निकाल दिया जाता है एंड ही हैज़ टू गॉन टू नॉर्थ इंडिया। और उनकी जितनी भी टेरिटरीज होती हैं, जितना भी एरिया होता है उनका, वो ब्रिटिशर्स ले लेते हैं। और बाकी जो मराठा चीफ्स होते हैं उनसे भी ज़बरदस्ती ब्रिटिशर्स उनकी सारी जगहों पे अपना कब्ज़ा कर लेते हैं और उनको बिल्कुल परमिशन नहीं होती कि वो अपने साथ कोई आर्मी रख सकें। ये तो हमने पढ़ा। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर क्या हुआ। नाउ लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो गवर्नर जनरल बनते हैं और ही स्टार्टेड दैट 2 सिस्टम्स टू एक्वायर द टेरिटरीज़ पे कब्जा करने के लिए 2 नए सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। 1 सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस एंड सेकेंड इज आउटराइट वॉर्स। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? ये सिस्टम में क्या होता है, ये बहुत ही क्लेवर मूवमेंट था ब्रिटिशर्स का बिना किसी लड़ाई के अपने राइवलरीज पे कब्जा करने का। वो अपने जो रूलर्स होते हैं इंडिया में उनको बोलते हैं कि या तो वो ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लें, मतलब ब्रिटिशर्स को अपना मान लें कि भाई ये ब्रिटिशर्स ही हमारे हेड हैं, और एक ट्रीटी उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लें। और जब वो एग्रीमेंट साइन कर लेंगे तो उसके बदले में ब्रिटिशर्स ये प्रॉमिस करते थे कि वो उनके जो रूलर है और जो उनका एरिया है उसको पूरी प्रोटेक्शन देंगे ताकि कोई भी उन पे अटैक ना कर सके, उनके राइवल्स, उनके दुश्मन से उनको बचा के रखेंगे। जो इंडियन रूलर्स उस ट्रीटी को साइन करते थे उनको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता था। फर्स्ट कंडीशन वॉज कि वो रूलर अपनी कोई आर्मी नहीं रख सकता था, उसको ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ती थी और अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और उसकी पूरी मेंटेनेंस देनी पड़ती थी। द रूलर कुड ऑल्सो सीड पार्ट ऑफ टेरिटरी टू द ब्रिटिश इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग द ब्रिटिश आर्मी। अगर वो ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन नहीं कर पाता है तो उसको अपनी टेरिटरी का जो पार्ट है वो ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। थर्ड इज़ दैट
ही ब्रिटिश उसको जो भी रूलर होता था इंडियन रूलर उसको परमिशन लेनी पड़ती थी ब्रिटिशर्स से। अगर वो कोई भी और एग्रीमेंट साइन करता है, कोई भी अलायंस साइन करता है, किसी और राजा के अगेंस्ट वॉर करता है, तो उसको पहले ब्रिटिशर से परमिशन लेनी पड़ती थी। फोर्थ इज़ दैट एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसको उस टाइम पे रेसिडेंट बोलते थे, वो उस रूलर की कोर्ट में रहता था और उसके अलावा कोई भी और अदर ऑफिसर यूरोपियन पावर का उस कोर्ट में अलाउ नहीं था। सब्सिडरी अरेंजमेंट वॉज वेरी एडवांटेजियस टू द ब्रिटिशर्स। ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। बिना किसी लड़ाई के उन्होंने बहुत सारी जगहों पे कब्जा कर लिया था और उनकी जो बहुत बड़ी आर्मी थी वो सारे रूलर्स के अंडर रह रही थी और उनको कोई खर्चा उठाना नहीं पड़ा था बिकॉज उनका सारा मेंटेनेंस कौन देख रहा था? इंडियन रूलर्स। तो इनडायरेक्टली दे कंट्रोल द डिफेंस इन फॉरेन अफेयर्स ऑफ द प्रोटेक्टेड एलाई एंड कुड ओवर टू द रूलर एंड एनेक्स हिज टेरिटरीज वेन एवर दे विश टू। तो इससे इनडायरेक्ट कंट्रोल था उनका। तो जितने भी उनके आसपास जितने भी सहायक टाइप लोग थे उन सब का जो उनको वो इजीली देख पा रहे थे और जब उनका मन करता था वो उस रूलर को वहाँ से हटा के उस टेरिटरी पे कब्जा कर लेते थे। ऑल्सो द रेजिडेंट कुड इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द किंगडम टू फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और जो रेजिडेंट उनके एरिया में जो उस किंगडम में रहता था उसको पूरी परमिशन थी कि वो किंगडम के इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेयर कर सकता था, कि उसको जो लगता था कि ये कंपनी के लिए ठीक है, विच कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो ठीक होगा वो उसके अकॉर्डिंग इंटरफेयर करता था। ऑन द अदर हैंड इंडियन रूलर हु एक्सेप्टेड दिस अलायंस बिकेम टोटली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश। जिन रूलर्स ने इस अलायंस को एक्सेप्ट किया वो टोटली ब्रिटिशर्स पर डिपेंड हो गए थे। वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते थे। हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द ब्रिटिश आर्मी एंड द कॉन्स्टेंट डिमांड्स ऑफ द रेसिडेंट ऑल्सो ड्रेन द ट्रेजरी। जो ब्रिटिशर्स की आर्मी को मेंटेन करने के लिए और जो उनकी और डिमांड्स थी उनको पूरा करने में उनका जो खजाना था वो सब ख़त्म होता जा रहा था। जिसने पहले फर्स्ट ट्रीटी साइन करी थी कंपनी के साथ वो थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1798 में। 1801 में नवाब अवध ने इस ट्रीटी को साइन किया। दैन पेशवा बाजीराव ने 1802 में। उसके बाद काफ़ी सारे जो राजपूताना चीफ थे उन लोगों ने भी ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया, उस ट्रीटी को साइन किया। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स जो थे बहुत ज़्यादा बड़ी पावर बन गए थे इंडिया में। दे बिकेम द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। ब्रिटिश एक्सपेंशन 1805 से 1848 तक बहुत तेज़ी के साथ ब्रिटिश पावर जो थी इंडिया में वो बढ़ती गई, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में। ब्रिटिशर्स ने जावा सुमात्रा को पे कब्ज़ा कर लिया, डच से उनको छीन लिया। उसके बाद उन्होंने सिंगापुर, सेरावक और मेलाई पेनिसुला पे भी कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी सुप्रीमेसी साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पे कब्ज़ा कर लिया और उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। जो नेपाल और बर्मा के जो राजा थे उनको भी हरा दिया और उनकी टेरिटरीज़ पे कब्ज़ा कर लिया। नॉर्थ वेस्ट में ब्रिटिशर्स ने अपनी जो पावर थी वो बढ़ा के रिवर सतलज तक कर ली थी। 1843 में उन्होंने सिंध पे भी कब्ज़ा कर लिया। कुछ फ्यू इंडियन किंगडम्स में से एक इंडिपेंडेंट किंगडम बचा था जो था पंजाब। उस टाइम पे महाराजा रंजीत सिंह थे और उनकी काफ़ी फ्रेंडली टर्म्स थे ब्रिटिशर्स के साथ। और महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा था। उन्होंने अपनी आर्मी को यूरोपियन फोर्सेस के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दिलवाई थी। तो जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा रहे ब्रिटिशर्स कभी भी उनके एरिया पे कब्जा नहीं कर पाए और कभी भी उनके सिस्टम में इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन रंजीत सिंह की डेथ के बाद 1839 में पावर के लिए काफ़ी लोग लड़ने लग गए। 1843 में दलीप सिंह जो कि महाराजा रंजीत सिंह का बेटा था वो राजगद्दी पे बैठता है। उसके बाद ब्रिटिशर्स उसको हरा देते हैं और पंजाब को 1849 में पे कब्ज़ा कर लेते हैं। नाउ लॉर्ड डलहौजी। अब 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी थे। गवर्नर जनरल 1848 में लॉर्ड डलहौजी बनते हैं। उसके बाद वो एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी किंगडम में किसी रूलर का अगर वो मर जाता है और उसका कोई बेटा नहीं होता है तो उस किंगडम को ब्रिटिशर्स ऑटोमेटिकली मतलब ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। इफ़ एनी रूलर डज नॉट हैव देयर ओन चाइल्ड सो देयर किंगडम वो टेकन अवे बाय द ब्रिटिशर्स। सो ऑन दैट टाइम दिस वाज द पॉलिसी स्टार्टेड बाय द लॉर्ड डलहौजी। तो उन्होंने इस बेसिस पे सतारा, नागपुर, झांसी और बहुत सारे किंगडम्स पे कब्ज़ा किया। बट झांसी रानी लक्ष्मीबाई उन्होंने अपना किंगडम ब्रिटिशर्स को नहीं दिया एंड उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई करी ब्रिटिशर्स के साथ। नेक्स्ट है आपका अवध।
Another pretext used by Dalhousie to annex territories in India was misgovernment. उसके डलहौजी ने अवध पे कब्जा करना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ मिसगवर्नमेंट। जो नवाब वाजिद अली शाह थे, हु वाज द नवाब ऑफ अवध, उन पे ये आरोप लगाया गया कि वो चेंजेस को करने के लिए मिसरूल का यूज़ कर रहे हैं और अवध पे कब्जा किया 1856 में। ब्रिटिशर्स ने अवध को भी एनेक्स्ट कर लिया, जिससे जो बाकी इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स जो कि ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे वो मेनली अवध से या उसके आसपास के एरिया से बिलोंग करते थे, और जिसकी वजह से उन्होंने बाद में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट भी किया था। बट दिस वी विल डिस्कस इन द चैप्टर 6। अब एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम कैसा था। एक बार जब ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया टेरिटरीज़ पे कब्जा करना, तो उनको रियलाइज़ होने लग गया कि वो उनको एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। जिन रीजन्स पे उन्होंने कब्जा किया है, जिन रीजन्स को उन्होंने जीता, तो एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जिससे वो प्रॉपरली उसको एडमिनिस्टर कर सकें। तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ को स्टार्ट किया कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल वॉज नेवर अ प्रायोरिटी फॉर दैम, थ्रू इट कंपनी वांटेड टू। जो कॉमन मैन था वहाँ पे उस टाइम, जो इंडिया में जो स्पेशली लोग थे, उसमें उनके लिए ब्रिटिशर्स कभी भी नहीं सोचते थे कि मतलब उनके फ़ायदे की क्या चीज़ है। दे ऑलवेज थिंक अबाउट देमसेल्व्स। तो कंपनी का जो मेन मोटिव क्या होता था, ट्रेड से प्रॉफिट कमाना, टेरिटरीज़ पे कब्ज़ा करना कि कैसे हम उनसे प्रॉफिट ले सकें, कैसे उन पर कब्ज़ा कर सकें, और अपनी पावर को इंडिया में स्ट्रेंथ मजबूत करना। ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे टेरिटरीज़ को डिवाइड कर दिया इंडिया में प्रोविंसेस में। उस टाइम पे इंडिया में 3 मेन प्रोविंसेस होते थे, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। नाउ बॉम्बे इज़ नोन एज मुंबई, मद्रास इज़ नोन एज चेन्नई। और उस टाइम पे इन तीनों को बोलते थे प्रेसिडेंसीज़। तो हर प्रेसिडेंसी को एडमिनिस्टर करते थे गवर्नर, और उन सब के हेड होते थे गवर्नर जनरल। जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे उनको देखते थे कलेक्टर, जिनका काम था रेवेन्यू कलेक्शन को सुपरवाइज करना और पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखना। जो डे टू डे वर्क था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें 4 एजेंसीज काम करती थी। सिविल सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आर्मी ब्रिटिश जितनी भी ब्रिटिशर्स ने सब जगह कब्जा कर रखा था उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, पुलिस होती थी लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिससे पीस शांति बनी रहे, और जुडिशरी टू डिस्पेंस जस्टिस, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो जस्टिस सिस्टम थ्रू विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट इज सिविल सर्विस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस स्टार्ट करी थी टू एडमिनिस्टर द कंपनीज एट टेरिटरीज इन इंडिया, जैसे वो इजीली उनको देख सकें। सो ही इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम विद द रेगुलेशंस, द ऑफिशियल्स, उनकी सैलरीज बढ़ाना, उनको प्रमोशन देना, सीनियर पोजीशन पे पहुंचाना। तो काफ़ी सारे जो उस टाइम यंग मैन थे वो इस जॉब के लिए काफ़ी अट्रैक्टेड हुए, तो उनको ट्रेन करने के लिए उन सिविल सर्वेंट्स को लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में सेटअप किया 1801 में। ईस्ट इंडिया कॉलेज इंग्लैंड में था, जो कि एक अदर इंस्टीट्यूशन था जिसमें जो यंग रिक्रूट्स थे उनको वो ट्रेंड करते थे। 1853 तक जो सिविल सर्वेंट जो ये कंपटीशन था, जो ये सिस्टम था सिविल सर्विसेज का, इसमें जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते थे वो लोगों को नॉमिनेट करते थे। बट 1853 के बाद सिविल सर्वेंट जो थे वो एक कंपटीशन एग्ज़ाम होने लगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके थ्रू सिलेक्शन होता था। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था इंडियंस के लिए इसमें सेलेक्ट होना, बिकॉज ये एग्ज़ाम एक तो लंदन में होता था उस टाइम पे, और काफ़ी कम इंडियंस थे जो लंदन जाने के खर्चे को अफोर्ड कर सकते थे। दूसरा कि इसमें जो मीडियम होता था एग्ज़ाम देने का वो होता था इंग्लिश, जो इंडियंस के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज थी। और थर्ड प्रॉब्लम थी कि इस कंपटीशन में बैठने के लिए जो कंपीटिंग एज थी वो काफ़ी कम थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्मी। ब्रिटिशर्स को काफ़ी बड़ी आर्मी चाहिए थी जिससे वो काफ़ी सारी टेरिटरीज़ को जीत सकें। प्रोटेक्ट ब्रिटिश टेरिटरीज़ फ्रॉम देयर राइवल्स, जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरीज़ थी उस टाइम पे उनको अपने दुश्मनों से बचा सकें। और ट्रेडिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, अपना जो उनका बिजनेस था उसके को भी प्रोटेक्ट कर सकें उसके फ़ायदे के लिए, और जितने भी इंटरनल रिवॉर्ड्स थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उसको वो ख़त्म कर सकें। तो आर्मी ने इंडियन सोल्जर्स को कंप्राइज, जिसमें हम बोलते हैं उनको सीपॉइज, जो उस टाइम पे जो इंडियन सोल्जर्स थे आर्मी में, ब्रिटिशर्स की आर्मी में, दे वर नोन बाय द नेम ऑफ सीपॉइज। ये हिंदी वर्ड जो होता है सिपाही, इसका एक इंग्लिश वर्जन उन्होंने दे रखा था, सीपॉइज बोलते थे। काफ़ी सारे जो मेनली जो उसमें सिपॉइज थे वो फार्मर्स थे ओरिजिनली। उन लोगों ने उस टाइम पे आर्मी ज्वाइन करी थी बिकॉज उस टाइम पे इसको प्रेस्टिजियस ऑक्यूपेशन मानते थे। काफ़ी सारे सिपॉइज जो थे मेनली वो यूपी, बिहार, झारखंड से बिलोंग करते थे।
ब्रिटिश ऑफिसर जो थे दे कमांडेड द सीपॉयज़। ब्रिटिश आर्मी जो थी वो काफ़ी वेल ट्रेंड और डिसिप्लिन फोर्सेस थी। द सीपॉयज़ वर आर्म्ड विद द मस्केट्स, उनके पास बंदूकें हुआ करती थी। देवर, उनको एक रेगुलर सैलरी मिलती थी। जनरली स्पीकिंग द सीपॉयज़ वर लॉयल टू देयर ब्रिटिश मास्टर्स। अगर हम बात करें तो सीपॉयज़ थे, वो जो सिपाही थे, इंडियन सिपाही, वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे अपने ब्रिटिश मास्टर्स के लिए, जबकि वो अपनी कास्ट और रिलीजन को लेकर काफ़ी कॉन्शियस थे, बट फिर भी वो बहुत लॉयल रहते थे। द ब्रिटिश फाउंड दिस आउट इन 1857 व्हेन द सीपॉयज़, जब 1857 में सीपॉयज़ ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया था, तब ब्रिटिशर्स ये जान पाए थे कि वो अपने रिलीजन और कास्ट को लेके कितने कॉन्शियस हैं। ये हम चैप्टर 6 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स को एक एफिशिएंट पुलिस फोर्स चाहिए थी जिससे वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक परमानेंट पुलिस फोर्स इंडिया में स्टार्ट करा सिस्टम। हर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे थाने बनाए गए और हर थाने में एक दरोगा को अपॉइंट किया गया। टाउन्स और विलेजेस में कोतवाल्स को, चौकीदार्स को, उसके बाद उस पोस्ट को डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। ये एक नई पोस्ट क्रिएट करी गई थी। उसमें उनका काम था कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे। जैसे कि आर्मी में होता है, पुलिस सिस्टम को भी उसके अकॉर्डिंग हायर पोस्ट में करा गया और इंडियंस को हायर पोस्ट से दूर रखा गया कि इंडियंस को, मतलब जो इंडियंस को रिक्रूट कर रहे थे उनको काफ़ी लोअर पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हो रहा था, उनको हायर पोस्ट पे जॉब्स नहीं दी जा रही थी। उस टाइम पे काफ़ी पुलिस जो थी वो एक इफेक्टिव फोर्स थी ब्रिटिशर्स के अंडर। इट सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग मेजर क्राइम्स। उस पुलिस फोर्स ने काफ़ी सारे क्राइम्स को रिड्यूस किया था। उसमें से एक मेन क्राइम था ठगी। Police, however, could never become popular with the people. The lower-ranked policemen, in particular, were unsympathetic, oppressive, and corrupt. लोग ज़्यादा उनको पसंद नहीं करते थे, ना ही ज़्यादा पॉपुलर थे, बिकॉज जो लोअर रैंक पुलिसमैन थे वो काफ़ी अनसिम्पथेटिक थे, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करते थे, करप्ट भी थे। ना जुडिशरी सिस्टम, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जुडिशरी सिस्टम कैसा था? ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियंस जो थे वो लोकल कस्टम ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ही लॉज को मानते थे। बट फॉर सम टाइम ब्रिटिश डिड नॉट इंटरफेयर विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एंटर किया, जब उन्होंने कब्जा कर लिया, तो कुछ टाइम तक उन्होंने उस सिस्टम को इंटरफेयर नहीं किया। बट उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम कुछ लॉज को अप्लाई करेंगे जो कि सिर्फ यूरोपियंस पे अप्लाई होंगी। उन्होंने 2 सेट ऑफ लॉज क्रिएट किए जिससे काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया। बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1793, जो कि ये कहता था कि जस्टिस शुड बी बेस्ड ऑन रिटन लॉज एंड रेगुलेशन इंस्टेड ऑफ एज ओल्ड कस्टम एंड ट्रेडिशंस। जो जस्टिस है वो रिटन लॉज, जो लिखे हुए कानून हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि जो हमारी पुरानी मान्यताएं होती हैं, जो ट्रेडिशंस हैं उनके अकॉर्डिंग फैसले होने चाहिए। तो काफ़ी सारे जो इंडियन ट्रेडिशंस थे वो रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। दिस मेड लॉज यूनिफॉर्म एंड ईजियर टू इन्फोर्स। तो उसके लिए काफ़ी सारे जो ट्रेडिशंस थे उनको लिखा गया इन द फॉर्म ऑफ लॉज, जिससे जो लॉ है वो यूनिफॉर्म रहेगा और सबके लिए इजीली एनफोर्स हो सकेगा। वॉरेन हेस्टिंग एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने इस सिस्टम को एक प्रॉपर शेप दिया। उन्होंने सिविल कोर्ट्स, दीवानी अदालत और क्रिमिनल कोर्ट्स, 2 कोर्ट्स को सेटअप किया। दीवानी अदालत एंड फौजदारी अदालत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 1833 में एक लॉ कमीशन अपॉइंट किया इंडियन लॉज को कोडिफाई करने के, उसको हम बोलते हैं IPC, इंडियन पैनल कोड। और उसने इस्टेब्लिश किया रूल ऑफ लॉ, जिसका एक मीनिंग था वन लॉ फॉर ऑल, मतलब सबके लिए बराबर लॉ होगा। जबकि कभी कभी हो पाता था यूरोपियंस एंड इंडियंस कंटिन्यू टू बी ट्राइड इन सेपरेट कोर्ट्स। यूरोपियंस और जो इंडियंस थे उनके अलग अलग कोर्ट्स होते थे, दे वर नॉट इन द सेम कोर्ट। जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में वो एज अ ट्रेडर्स आए थे, एज अ बिजनेस करने के लिए आए थे, बट जल्दी वो हम पे कब्जा करते गए और जीतते गए बहुत सारी टेरिटरीज़ को। 19th सेंचुरी के मिडिल में ब्रिटिशर्स जो थे वो सुप्रीम पावर बन गए थे इंडिया में। हमारी कंट्री का बहुत सारा पार्ट जो था वो ब्रिटिशर्स के अंडर डायरेक्ट रूल में था। कुछ किंगडम्स ऐसे थे जो कि रिमेन्ड इंडिपेंडेंट थे, बट इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के ही कंट्रोल में थे। तो उस टाइम पे इंडिया जो था वो एक ब्रिटिश कॉलोनी में कन्वर्ट हो चुका था। सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर्स में हमने आर्मी, जुडिशरी, पुलिस सिस्टम, सिविल सर्विसेज, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर,
and about the Bengal. We had discussed all these things. So read the chapter carefully and complete your A, B, C part in your book. So till that time, take care and stay at home. Thank you.